हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद इस्लामाबाद से और मेरे साथ भारत से नई दिल्ली से मौजूद हैं वैभव सिंह। वैभव सिंह बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान के। ये सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं, यूट्यूब का चैनल है अपना, बड़ी इन्वेस्ट है इनका, बड़ा इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तान में और साउथ एशिया में इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, हिंदुस्तान के अंदर भी और बाकी साउथ एशिया के मालिक के अंदर भी। आज हमने सोचा कि हम बात करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तारीख है जमहूरियत की और इंतखाबात की। जो जमहूरियत है उसके हसूल के लिए इंतखाबात का इनेकाद किया जाता है और असल मकसद क्या होता है? मकसद होता है जमहूरियत का असूल, ताकि लोगों की आवाजें आ सके। तो मैंने सोचा कि दोनों मुल्क 14 अगस्त 1947 को एक तारीख को और 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 24 घंटे के फर्क से ऑलमोस्ट एक ही तारीख को इकट्ठे वजूद में आए थे। पाकिस्तान जमहूरियत के हवाले से इतनी तरक्की नहीं कर पाया, हिंदुस्तान जमहूरियत के हवाले से तरक्की कर पाया है। हिंदुस्तान में कमोबेश 17वां इलेक्शन होगा, जबकि पाकिस्तान में 12वां इलेक्शन होगा। तो 5 इलेक्शंस का फर्क है दोनों मुल्कों के दरमियान। हमारे यहाँ 5 इलेक्शंस नहीं हुए और इनके यहाँ इलेक्शंस होते रहे, सिर्फ एक दफा तातुल आया। तो बातचीत का आगाज करते हैं। मैं कुछ पाकिस्तान की कहानी सुनाऊंगा और कुछ वैभव से सुनेंगे इनके मुल्क हिंदुस्तान की कहानी। तो वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जाज भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो वैभव भाई, आप चूंकि डेमोक्रेसी के हवाले से जो क्रीडेंशियल हैं हिंदुस्तान के, वो विद कंपेयर टू पाकिस्तान बेहतर है। मैं चाहूंगा कि आप जो हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी है, और जाहिर है उसमें इलेक्शंस को भी आप टच करेंगे, वो बताइए कि आपके हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग हुई तो उसकी क्या वजूहात हैं कि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान 17वां इलेक्शन करवाने जाएगा मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में आपके इलेक्शंस होंगे। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक चाय बनाने वाला आम आदमी वो तरक्की करता है और जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, गरीब आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन इसकी जो जो रूट्स हैं वो तो शुरू होती है ना 47 से। तो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की कहानी डेमोक्रेसी के हवाले से आप सुनाएं 47 से आनवर्ड, और कुछ मैं पाकिस्तान की कहानी सुनाऊंगा। जी जाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, इंडिया में इलेक्शंस तो 1951 में आइन बन गया था। हमारे यहाँ उसको संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इंडिया ने 3 साल लिए थे सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। तो 1947 कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और एक बहुत लेंदी प्रोसेस था। उसमें दुनिया भर के जो मुख्तलिफ ममालिक थे, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, या एशिया के बाकी ममालिक हैं, जहां जहां भी डेमोक्रेसी थी, वहां की जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको स्टडी किया, जो अच्छे पॉइंट्स थे उनको लिया गया, और प्लस जो इंडिया की जो अपनी खुद की जो इंडियन वैल्यूज हैं, उन इंडियन वैल्यूज के साथ कोई लॉ या ऐसा कोई नुक्ता न डाला जाए उसमें आइन में कि जो कि इंडियन वैल्यू सिस्टम को के साथ या उसके मुतसादम हो। तो उस टाइम लिया गया, उसको बनाया गया। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है भीमराव अम्बेडकर ने सौंपी, हैंड ओवर की। और वो बड़ी फेमस तस्वीर है, वो इंडिया में काफी चलती है, व्हेन ही वाज हैंडिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो आइन हमारा है आज तक, उसमें तकरीबन 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 106, बिकॉज टाइम के साथ आइन बदलते रहते हैं, रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं, जरूरतें बदलती रहती हैं एक मुल्क की, वहाँ के लोगों की। तो वो सारी चीजें हुई हैं। इलेक्शंस के अंदर फिर इलेक्शंस भी कराए गए, जो कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। और एक वो स्टार्टिंग का दौर था इंडिया में, कोई अपोजिशन पार्टीज उस दौर में नहीं हुआ करती थी कोई बहुत बड़ी, बिकॉज कांग्रेस का अपना सेटअप खुद का कुछ 50-60 साल 70 साल पुराना था उनका ऑलरेडी। जब कांग्रेस पार्टी के पास एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलरेडी उनके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, जो कि आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी 1885 में बन गई थी।
एओ ह्यूम ने बनाई थी वो पार्टी। तो उनके पास स्ट्रक्चर था, काडर था, लोग थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इलेक्शन लड़े और पूरे मुल्क में उन्होंने इलेक्शन तक जिंदा थे तब तक उनका कोई भी अपोजिशन इंडिया में एज सच नहीं थी। जो अपोजिशन थी, आज जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जिसको कहते हैं, उस दौर में या इवन उनके बाद इंदिरा गांधी आई या लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के दौर तक इनको, बिकॉज इनके 2 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी भी लोकसभा में नहीं होते थे बीजेपी के। तो वहां से फिर ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हुआ इलेक्शंस का, जो कि आज तक जारी है। 1975 से 1977 तक 2 साल जो है इंडिया में डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया गया, बिकॉज जनता पार्टी जो अपोजिशन पार्टी, इसका एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक गठबंधन टाइप का था, उसमें सारे यंग लीडर्स थे। तो जेपी जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी एक मूवमेंट खड़ी हुई थी इंडिया में, और वो सोशलिस्ट मूवमेंट ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो आज के भी जो बहुत बड़े लीडर में है स्टेट्स में, तो ये बेसिकली सियासी कारकुन हुआ करते थे जेपी मूवमेंट के, जो जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट थी। तो उससे इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने जब इलेक्शन 1977 में जब इलेक्शंस हुए, तो पूरा क्लीन स्वीप कर दिया था मोरारजी देसाई ने। और 295 नशिस्तें उनको लोकसभा की मिली थी, और इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस को लगभग 154 सीटें मिली थी, 154। तो वो एक रिएक्शन आया था, लेकिन हालांकि वो हुकूमत 3 साल ही चली। और फिर 1980 में फिर इलेक्शन हुए, जिसको इंदिरा गांधी ने उससे भी ज्यादा मेजोरिटी से स्वीप किया, 354 सीट्स के करीब उन्होंने जीती लोकसभा की। तो ये 2 साल का एक बीच में स्टॉप आया था, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जनता पार्टी जब टूटी जो मोरारजी देसाई की, तो उसके बाद इंडिया में बहुत सारी सोशलिस्ट डिफरेंट पार्टीज बनी। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, उसकी आबादी पाकिस्तान से भी ज्यादा है। यूपी की आबादी तकरीबन 27-28 करोड़ है। तो यूपी में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी फिर बाद में, वो मुलायम सिंह यादव की बनी, जिसको समाजवादी पार्टी कहते थे, जो कि वो खुद जेपी मूवमेंट से निकले हुए थे, मुलायम सिंह यादव। बिहार में लालू प्रसाद यादव को आप देखते हैं, तो उनकी जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बनी, वो भी जेपी आंदोलन से निकले हुए थे। और आप उड़ीसा में देखते हैं जो बीजू पटनायक थे, अभी जो सीएम है करंटली उड़ीसा के, नवीन पटनायक, उनके फादर बीजू पटनायक, वो खुद जेपी मूवमेंट से निकले हुए थे। वो लगातार कई बार वो चीफ मिनिस्टर उड़ीसा में रहे। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो रीजनल प्लेयर्स, जो बाद में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जो कि नेशनल पार्टीज से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल स्टेट्स में बनी, वो उन लीडर्स के अंडर में बनी जो कि जेपी मूवमेंट में जुड़े हुए लोग थे। और उस इमरजेंसी के दौरान में एक फोटो इंडिया में बहुत वायरल होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि वो सरदार का उन्होंने रूप धारा हुआ है, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है और पगड़ी लगाई हुई है। और वो उनकी जवानी की फोटो है, वो बेसिकली इमरजेंसी के टाइम की है, कि इमरजेंसी के टाइम पे जो ऑपोजिशन के जो लोग थे उनको पकड़ पकड़ के इंदिरा गांधी जेलों में डाल रही थी। तो उससे जो है बचने के लिए इन्होंने अपना भेष चेंज किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और वो सरदार बन करके इस देश में ट्रैवल कर रहे थे, और अपनी जो सियासी जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको अंजाम दे रहे थे। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री मैं आपको दे रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो इलेक्शंस है वो कांग्रेस पार्टी जीतती रही है। कांग्रेस पार्टी, जो कि मैंने आपको बताया कि वो आजादी के वक्त ही वो करीब 70 साल पुरानी पार्टी थी, तो उनके पास काडर था, स्ट्रेंथ थी, उनको पता था इलेक्शंस का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। और फिर बाद में धीरे धीरे रीजनल पार्टीज ने टेक ओवर किया स्टेट्स को, और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी थी बीजेपी, वो आज रूल कर रही है। अच्छा वैभव भाई, पाकिस्तान का और इंडिया का एक बेसिक डिफरेंस भी है, एरिया, इलाका ना। हमारे यहाँ 4 प्रोविंसेस हैं, 4 सूबे हैं। आपके यहाँ 28 प्रोविंसेस हैं, और मेरे ख्याल में 6 रीजन्स हैं जो कि फेडरल टेरिटरीज हैं, या जिसे आप यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो फेडरल टेरिटरीज हैं वो तो अभी खत्म कर दी गई, हमारे ट्राइबल एरिया से फेडरल टेरिटरीज, तो टेक्निकली तो वो खत्म हो गए हुए हैं। इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी नहीं है?
नहीं, फेडरल टेरिटरी है, लेकिन यूनियन से हटके, मैं फेडरल कैपिटल से हटके की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद तो फेडरल कैपिटल है, वो तो देखे ना, 4 प्रोविंसेस हैं और एक फेडरल कैपिटल है ना। तो आपके जो 28 प्रोविंसेस हैं और 6 टेरिटरीज हैं, राइट? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे दुरुस्त करिए। जी जी सही। अच्छा अच्छा, आपने जो बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि 1951 में आपके पहले इलेक्शंस हुए। और मैं आपको पाकिस्तान से आपको कंपेयर करूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में भी जो पहले इलेक्शंस है वो जनरल इलेक्शंस नहीं हुए, प्रोविंशियल यानी कि सूबाई इलेक्शंस हुए, प्रोविंसेस के हुए। और वो 1951 से होते होते 54 तक जो है वो हुए इलेक्शंस। पहले पंजाब में हुए, फिर केपी में हुए, फिर सिंध में हुए, फिर मशरकी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे, बांग्लादेश में हुए। तो पहले तो हमारे यहाँ ये हुआ। फिर मीनवाइल पाकिस्तान में हुआ ये कि अक्टूबर 58 में सिकंदर मिर्जा साहब थे, उन्होंने कू कर दिया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उस वक्त के अयूब खान होते थे, तो उनकी हेल्प से इन्होंने कू कर दिया। जब इन्होंने कू कर दिया तो 1-1.5 हफ्ते के बाद जनरल अयूब खान ने, जो जिन्होंने कू किया था सिकंदर मिर्जा के कहने पे, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जो कू है ये मैंने इनके लिए किया, तो मैं खुद ही क्यों ना कर लूं इक़्तिदार पे कब्जा। और फिर उन्होंने खुद इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। फिर आगे चल के इन्होंने लोग बेसिक डेमोक्रेट्स इंट्रोड्यूस करवाए 1962-63 में। अगले इलेक्शंस होते हैं जिसमें अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ते हैं, और उनके मुकाबले में फातिमा जिन्ना, जो पाकिस्तान की जो ज़ाहिरा मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर थे, उनकी बहन थी, वो इलेक्शन में आई और वो इलेक्शन लूज कर गई। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इलेक्शन लूज कर गई। ये एक फेज चला, फिर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का जो फेज रहा। फिर अगला जो फेज है, मैं चाहता हूं इस दौरान तक, यानी कि देखना 47 में हम आए, वजूद में आए, 47 से लेकर 51 तक कोई इलेक्शंस नहीं है, और 51 में भी जनरल इलेक्शन नहीं हुए। वो भी जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शंस होते हैं प्रोविंस के लेवल के ऊपर। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो क्या हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि इस दौरान जब 47 से 62 का इरा जो है आपका हिंदुस्तान का, वो कैसे देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस विज़ विज़ इलेक्शंस, वो आगे बढ़ा आपके यहाँ हिंदुस्तान में? देखिए इंडिया में 1962 तक ही नहीं, 19 जैसे मैंने आपको बताया 1975 तक सिस्टम बहुत ही स्मूथ चला, बिकॉज एक कांग्रेस थी और नेहरू जी के तो जीते जी, लाइक देयर वाज नोबडी हु कुड मैच हिज स्टेचर इन दोस डेज। कोई उतना बड़ा शख्स, कोई सियासी कद किसी का नेहरू के बराबर नहीं था जब तक वो जिंदा थे। और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी इंडिया में 47 के पहले जो कि इतनी ज्यादा नेशन वाइड जिसकी रीच हो। आपने पाकिस्तान की जो बात की, मैं आपको एक उसमें ये भी कहता हूँ कि आप नहीं समझते कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थोड़ी वहां पाकिस्तान में, कि आजादी के पहले पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। जो पाकिस्तानी जो पंजाब है वहां पे यूनियनिस्ट पार्टी थी। केपी में जो है, जो समय NWFP था, वहां पे कांग्रेस की हुकूमत थी। ऐसे ही ठीक है। तो जो पाकिस्तान बना था आपका, और जो ताकत का सरचश्मा, जो दो सबसे बड़े पावरफुल सूबे थे पंजाब और केपी, उन दोनों जगह जो हुकूमतें थी वो थी जो कि पाकिस्तान का जो आइडिया था जिन्ना साहब का, उसके साथ एग्री ही नहीं करती थी। तो डोंट यू थिंक इट आल्सो प्लेड अ रोल कि उस समय की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसको थोड़ा पैरानॉइड थी इस चीज को लेकर के, बिकॉज दे कुड नॉट ट्रस्ट द डेमोक्रेट्स ऑफ दोस टाइम्स। इसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, जो उस वक्त पाकिस्तान में जो जब पाकिस्तान बना, तो जाहिर है वोट तो यूनियनिस्ट ने भी एट द एंड पाकिस्तान को ही दिया, तो दिस इज वाई पाकिस्तान बना ना। तो वो उन्होंने तो जिन्ना को सपोर्ट कर दिया। उन्होंने भी, जो डॉक्टर खान की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जिसे आप कह रहे हैं, उन्होंने भी तो सपोर्ट पाकिस्तान को कर दिया था। दिस इज वाई दे वर पार्ट ऑफ दिस। हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई? वो सपोर्ट तो नेहरू जी ने दिलवाया था ना।
जी जी, नहीं मैं आपको इससे अगली बात बताता हूँ। देखिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 21 अगस्त को 1947 को हमारी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर खान की गवर्नमेंट थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। उस गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया। गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया। अच्छा, दैट टू माय अंडरस्टैंडिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरा ये ख्याल है कि दैट वाज द पॉइंट जहां पर एक बेसिक एक मिस्टेक की गई, जो कंटिन्यू की रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री अगर पाकिस्तान की देखें, कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैंडेट को ना मानना, और बाद में इस आर्ग्यूमेंट को दलील के एतबार से अगर आप बात करेंगे तो वो फिर बाद में जो हमारे डिक्टेटर्स हैं उन्होंने भी यूज किया। और आल्दो के डिक्टेटर्स को किसी दलील की जरूरत या आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, एंड दे डोंट बॉदर टुडे। तो ये प्रॉब्लम हुई। बाकी ये है कि 1947 के बाद आपको पता है हमारे जनाब ही वाज नॉट वेल, वो बीमार थे। लियाकत अली खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास बड़ी पावर थी, और लियाकत अली खान जो है उनकी बाज पॉलिटिशियंस के बारे में अच्छी राय नहीं थी। मिसाल के तौर पे हुसैन शहीद सोहरवर्दी हमारे थे, बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, तो उनके बारे में उनकी बड़ी बुरी राय थी। बाद में लियाकत अली खान मर्डर हो गए, और जब मर्डर हो गए लियाकत अली खान, तो बाद में जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते रहे उनमें एक हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये सिलसिला चलता रहा। अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, तो ये सिलसिला 58 तक चलता रहा। उससे पहले गवर्नर जनरल बदले, फिर गुलाम मोहम्मद हमारे एक बड़े स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल आए थे, जो कि गवर्नर जनरल थे लेकिन वो बीमार हो गए, और एंड पे सूरत हाल उनकी ये थी कि उनकी एक फॉरेन मेड थी, वही उनकी बात सुना करती थी, यानी कि उनको वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते थे। लेकिन खैर उनको हटाया गया। 56-57 में जो लोग थे उन्होंने मिल के उनसे पावर्स थी वो ली, और उनको बड़ी मुश्किल से मैं कहूँगा हटाया। तो फिर हमारा एक नया जो इरा है वो 58 में शुरू होता है, जब एक सिविलियन ने, जो सिकंदर मिर्जा थे, उन्होंने एक कू करवाया अयूब खान से मिलके। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे मलिक फिरोज खान नून, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और मलिक फिरोज खान नून की कैबिनेट के अंदर डिफेंस मिनिस्टर थे, यानी कि एक सिटिंग जनरल थे, और वो डिफेंस मिनिस्टर थे अयूब खान। और मलिक फिरोज खान नून वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने आर्मी चीफ को, यानी कि अयूब खान साहब को, एक्सटेंशन दी। ठीक है, और फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर फारूक हो गए। वो घर भेज दिए गए। ठीक है, और फिर सिकंदर मिर्जा साहब आए। तो खान साहब ने भी दी थी ना। तो ये हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो फिर जब 58 में सिकंदर मिर्जा साहब आए, तो 1-1.5 हफ्ते के बाद उनको भी घर भेज दिया, और फिर अयूब खान साहब पावर में आ गए। और वो मैंने आपको कहानी सुना चुका हूँ कि किस तरह हमारी जो मदर ऑफ द नेशन मैं कहूँगा, फातिमा जिन्ना साहिबा को उन्होंने शिकस्त दी, हराया। उनकी बड़ी पब्लिक सपोर्ट थी, और फिर वो 1970 तक इक़्तिदार में रहे। बल्कि 1970 से पहले 1968 तक वो पावर में रहे अयूब खान, और 68 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। बाय दैट टाइम ही वाज टायर्ड, बाय दैट टाइम पब्लिक प्रोटेस्ट हैड स्टार्टेड अगेंस्ट हिम। जो जुल्फकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान के, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, एट दैट टाइम ही वाज लीडर। वो इनकी कैबिनेट में थे, अयूब खान की कैबिनेट में थे, और इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। 2 वर्जन हैं इसमें कि जुल्फकार अली भुट्टो को निकाल दिया गया। अयूब खान साहब अपनी मेमोइर्स में ये लिखते हैं, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया। और फिर भुट्टो साहब ने अपनी एक जमात बनाई जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, और उन्होंने अयूब खान के खिलाफ एक जिसे कहते हैं ना पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, और पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हुए। अयूब खान साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो याह्या खान साहब के हाथ में जाते वक्त होना तो ये चाहिए था कि वो इलेक्शन करवाते,
नहीं करवाए। याहिया खान जो है उनको उन्होंने पावर दे दी, और 68 में ये होता है, और 2 इयर्स के बाद 1970 में याहिया खान 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शंस करवाते हैं। और इलेक्शन जब करवाते हैं तो ये भी बड़े ये पहले इलेक्शंस हैं पाकिस्तान के, जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए ना नेशनल लेवल के, वो 1970 में हुए। और साफ और शफाफ हुए, और बिल्कुल साफ और शफाफ हुए, बिल्कुल साफ। और उसमें हैरानकुन बात ये थी कि जो शेख मुजीब थे अवामी लीग के, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर बने, वो ही वाज डिटेन्ड, क्योंकि वो उनकी डिमांड्स थी, कुछ उनके 6 पॉइंट्स थे, जिसमें वो पाकिस्तान के साथ एक एक ढीली ढाली कन्फेडरेशन रख रहे थे। और वो पाकिस्तान के, यानी कि मगरबी पाकिस्तान या पंजाब जिसे कह लीजिए, उसके खिलाफ उनकी एक कैंपेन थी, और वो जो बंगाली नेशनलिज्म है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बड़े इट वाज वेरी पॉपुलर। तो वो गिरफ्तार करके उनको यहाँ पर रखा गया था मगरबी पाकिस्तान में, जिसे पंजाब कह लीजिए, ठीक है। और इलेक्शन जब हुए तो वो उन्होंने रिकॉर्ड सीट्स ले ली उधर से, बांग्लादेश से। और दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान में यहाँ पर भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर थे, इन्होंने ही गॉट द मेजॉरिटी। लेकिन जो होना तो ये चाहिए था कि उनको हम दे देते, पावर दे देते, उनको इख्तियार दे देते, वो नहीं दिया गया। उसकी बहुत सारी लंबी बात है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मैं इसमें एक चीज, मैं आपसे मेरा सवाल था, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर प्लीज। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में से आपके यहाँ पे पॉलिटिशियन है खुर्रम दस्तगीर खान, नून लीग के, जी तो जी, इनके वालिद थे गुलाम दस्तगीर खान। अभी तो भी है, गुलाम दस्तगीर, अभी भी है। हाँ अभी भी है। तो गुलाम दस्तगीर खान ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो है जो कैंपेन की, उसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जानवर के गले में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस जानवर के गले में लालटेन डाल करके घुमाया था, ऐसे ही उनको मॉक करने के लिए, एट द बिहेस्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। उस समय जी। की एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया था। और मतलब उनकी लेगेसी भी आज तक चल रही है। मतलब खुर्रम दस्तगीर खान इज इन द पार्लियामेंट। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप आई, वो जो लीडरशिप थी वो सारी की सारी, मतलब हम देखते हैं ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो जमींदार वडेरे इस टाइप के लोग हमको ज्यादा दिखते हैं, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन। नवाज शरीफ फैमिली की तो बेसिकली वो इत्तेफाक फाउंड्री और ये सब, तो उनका तो भाई वो तो बिलियनियर्स, नवाज शरीफ वाज बोर्न अ बिलियनियर। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, इनका जो पॉलिटिक्स में आपके यहाँ पे ना, वो बहुत एक एलीट क्लास है जो पॉलिटिक्स में हमको डोमिनेंट दिखती है सिंस 1947 टिल नाउ। अब इमरान खान साहब भी कोई गरीब इंसान तो नहीं है, वो इनकलाब, ठीक है, उनका इनकलाब जायज है अपनी जगह पे, लेकिन ही बिलोंग्स टू अ प्रिविलेज क्लास। वो पढ़ने के लिए कॉलेज में जो है वो ऑक्सफोर्ड गए थे। मुझे नहीं पता 1960s और 70s में कितने लोग मतलब स्कूल भी अफोर्ड कर सकते थे, ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा वैभव भाई आप जो बात कर रहे हैं वो मैं एक तरतीब के साथ चल रहा हूँ। मैं 1970 में पहुंचा हूँ, और मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं, वो पावर। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आपको नहीं लगता कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके यहाँ जो इलेक्शंस में है, या जो आपके यहाँ वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से इस रीजन में सबसे कम वोटर टर्नआउट पाकिस्तान का है, तो ये इसलिए भी है बिकॉज लोग जो है इस तरह की सियासत को पसंद नहीं करते, कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज और रिच क्लास से आती है। अच्छा वैभव भाई ये है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब ने बनाया, और फिर उन्होंने 77 के इलेक्शन करवाए। अब मैं आप यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आप ये कह रहे हैं ना टर्न आउट लो होता है, मैं अब आपको उसका जवाब देने लगा हूँ। 77 के इलेक्शंस हुए थे, 7 मार्च और 10 मार्च के लिए तय हुए थे इलेक्शंस। 7 मार्च को तय हुए थे कि इन्होंने कहा था कि हम नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवाएंगे, 10 मार्च को होंगे प्रोविंशियल असेंबली के, जो प्रोविंसेस हैं हमारी, उनके होंगे। तो जो 7 मार्च को जो इलेक्शन हुए, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि उन इलेक्शंस में 59 अप्रोक्सीमेटली 59.4% लोगों ने वोट डाला।
59.4% लोगों ने डाला। अब उस एतबार से देखें तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 59.4% ने डाला। अच्छा, अब हुआ ये कि वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत गई। पीपल्स पार्टी के ऊपर या भुट्टो साहब के ऊपर बड़ा इल्जाम लगा कि ये इलेक्शंस इन्होंने रिग किए हैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ रिगिंग के शवाहिद और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं कि वो हुई थी। मिसाल के तौर पे भुट्टो साहब कमोबेश 4-5 जगहों से इलेक्शन लड़े थे। तो एक जगह पे मिसाल के तौर पे लाड़काना, गालबन मैं अगर गलत नहीं कह रहा, तो इनके मुकाबले के जो कैंडिडेट थे, उसको जो मुकामी डिप्टी कमिश्नर थे, खालिद खरल उनका नाम था, जो बाद में पीपल्स पार्टी में, उन्होंने बिठा दिया जबरदस्ती, ताकि भुट्टो साहब अनअपोज्ड हो जाए। और उन भुट्टो साहब की देखा देखी और लोगों ने भी अनअपोज्ड करवाया। तो ये एक बड़ा बैड मैसेज गया, और लोगों ने ये कहा कि ये इलेक्शन, जो अपोजिशन की जमातें थी, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन रिग्ड है। हालांकि भुट्टो वाज वेरी पॉपुलर। ये बाकी जो अपोजिशन की जमातें थी, उसे पीएनए, पीएनए की जो तहरीक थी, जी, पीएनए की जो तहरीक थी, और बड़े बड़े पावरफुल लोग थे पीएनए में। मुफ्ती महमूद, ये मौलाना फजल रहमान के वालिद थे, जेयूआईएफ के। फिर मियां तुफैल, जो कि जमात इस्लामी के सरबराह थे। मौलाना मौदूदी जिंदा थे भी, ठीक है। मियां तुफैल जमात इस्लामी के सरबराह थे। फिर एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान, ये तहरीक इस्तिकलाल के एयर मार्शल असगर खान थे। फिर अवामी नेशनल पार्टी उस वक्त थी, पहले नैब थी, फिर अवामी नेशनल पार्टी बन गई हुई थी। खान अब्दुल वली खान, बेगम नसीम वली खान। खान अब्दुल वली खान जेल में थे, और बेगम नसीम वली खान जो है वो उनको रिप्रेजेंट करती थी। तो इस कैलिबर के, इस बड़े बड़े लेवल के, शाह अहमद नूरानी, और इस तरह के और भी बड़े नाम हैं, जो मैं लूंगा तो आप वो बात कहीं और से। तो इस तरह के उस लोग समय भी तो डिसाइडेड, पीएनए की उस समय भी पीएनए की तहरीक को तोड़ने के लिए जो है वो जो है कि इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल बनी थी ना। इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल बनी थी, जिसको ये शाह अहमद नूरानी और बाकी ये जितने भी रीजनल बड़े प्लेयर्स थे, इन सबको तोड़ लिया गया था। तो शाह अहमद नूरानी के पास पहुंचे ये लोग कि आप भी, भुट्टो ज़ियाउल हक ने कहा कि आप भी आ जाए इधर। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास इतनी लीडरशिप है कि भाई आपके ज्यादातर लोग छोड़ के जा चुके हैं। और तो उन्होंने कहा गए, तो इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल बनी है, उसमें जा रहे हैं। हाँ नहीं, वो भी है। वो उसमें तो बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हैं। मिसाल के तौर पे एक और इंटरेस्टिंग वाकया बता दूं कि जब वो पीएनए की तहरीक चल पड़ी और इलेक्शन, सूबाई असेंबली के इलेक्शन जो है उनकी मानी खत्म हो गए, क्योंकि अपोजिशन थी नहीं, तो वो सारी पीपल्स पार्टी जीत, लेकिन वो तहरीक चलने लग पड़ी। तो फिर भुट्टो साहब की और पीएनए के लीडरों की आपस में मुज़ाकरात शुरू हो गए, ठीक है। तो इस भुट्टो साहब की जब मुज़ाकरात होते थे, तो भुट्टो साहब जो है ना, उनके बारे में ये बात आती है कि उन्होंने जो पीएनए के जो अल्लामा थे, मुल्ला हजरात थे, मौलवी साहिबान थे, पीएनए के लीडर्स, उनको जो कोल्ड ड्रिंक्स में विस्की या शराब मिलाकर दिया करते थे, यानी कि उनके कहने पे। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये जो एक उसी वक्त के एक लीडर थे जो कि भुट्टो साहब के साथ थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो खैर, ये बड़े इस तरह के वाकयात होते रहे, लेकिन इन शॉर्ट ये कि नतीजा उसका बड़ा बुरा निकला 77 के इलेक्शन का। और वो नतीजा ये निकला कि 5 जुलाई 77 को कू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान में कू हो गया है, और 75 टू 77 इंडिया में इलेक्शन रुके हुए हैं। मुझे वो कहानी सुनाए, वो क्या है? देखिए, बेसिकली इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइड थी, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो कि अगर आपको याद होगा तो 1971 के बाद बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट की थी, और बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन उनके कुछ डिसीजंस या आप कहें पॉलिटिकल कैपिटल जो थी, वो उनकी बहुत लूज हुई बाद के फेज में। जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी तो होती है। 1951 से लेकर के आप 71 तक आपकी फैमिली 20 साल से लगातार रूल कर रही है, तो लोग एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। प्लस इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल प्लेयर्स, पॉलिटिकल लोग वो भी तैयार हो गए थे। एक जेपी की मूवमेंट खड़ी हो गई थी, और उस मूवमेंट को सपोर्ट रीजनल लेवल पे मिला। और अगर आप सरप्राइज हो, उस समय बीजेपी नहीं थी, उस समय जनता पार्टी थी, जनसंघ थी।
तो जनसंघ ने जो है वो उनको सपोर्ट किया था जेबी मूवमेंट को। और प्राइम मिनिस्टर, आपको बताया मैंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उस इमरजेंसी में बहुत एक्टिव थे। तो इंडिया में आज की डेट में भी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे उसी से निकले हुए हैं। तो जो वो मूवमेंट चला उससे डर करके फिर इन्होंने इमरजेंसी लगा दी हिंदुस्तान में 1975 में। जितने भी सिविल लिबर्टीज थी, जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे, वो सारे सस्पेंड कर दिए गए। और 1977 तक जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे वो 95% टू 98% सारे जेल में थे। और जेल में सिर्फ वो नहीं थे जो हिंदुस्तान से बाहर थे या वो हाइडिंग में थे। बाकी सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो जेल में, वो आपके जैसे खान साहब बोलते हैं ना कि इन सबको जेल में डाल दो, इन सबको ये कर दो और इन सबको टांग दो, 10,000 बंदों को फांसी दे दो। तो ये उस मोड की पॉलिटिक्स चल रही थी वो 2 साल, जो 21 महीने टू बी प्रिसाइज, जो 21 महीने इमरजेंसी रही। अच्छा, ये जो 21 माह की इमरजेंसी थी, मुझे ये पता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे आपके या आपकी जो मीडिया था, उसने भी कोई ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया मेरे ख्याल में। मैं अगर उसका मैं गलत नहीं हूं तो मुझे मैं मुझे आपको बता गलत देता नहीं। हूँ। अच्छा, उसमें मैं ये आता था हूँ। बेसिकली। जी जी मैं हिंदुस्तान टाइम्स के गालबन एडिटर थे खशवंत सिंह, और खशवंत सिंह जी ने एडिटोरियल में सपोर्ट किया था जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। अगर मैं गलत हूं तो जरा मुझे तस्हीह कर दें। और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने जो इंदिरा गांधी साहिबा का जो अनडेमोक्रेटिक इकदाम था उसको सपोर्ट किया था। आप बताएं कि क्या सूरत हाल थी। देखिए, उस वक्त क्या है कि उस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस नहीं थे। और मतलब इतने प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे जितने आज हैं। और ज्यादातर जो जर्नलिस्ट थे, जो कि फ्री थिंकिंग जर्नलिस्ट थे, उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। अखबार जितने भी इंडिया में पब्लिश होते थे वो सारे के सारे सेंसर होते थे। हुकूमत डिसाइड करती थी कि एक एक वर्ड वो मॉनिटर करके तब वो छपने जाते थे अखबारों में। और टेलीविजन पे एक ही चैनल था, मतलब जो दूरदर्शन है। और रेडियो भी ऑल इंडिया रेडियो ही था, एफएम स्टेशंस नहीं थे, प्राइवेट प्लेयर्स वहां पे भी नहीं थे। तो सब कुछ ही कंट्रोल था। और उसका जो जिन लोगों ने, इवन फिल्म इंडस्ट्री, मैं आपको बताऊं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको बॉलीवुड कहते हैं, वहां पे भी जिन लोगों ने उसको अपोज किया था इमरजेंसी को या उसके खिलाफ बात की थी, वो चाहे अदीब हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, उनकी फिल्में रोक दी गई थी, उनको भी जेलों में डाला गया, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी, उनके गाने बैन लाइक कर दिए गए ऑल इंडिया रेडियो पर से। लाइक लाइक मसलन कोई नाम है, कोई याद है आपको नाम कोई? आपकी आवाज कट रही थी। मैंने कहा कोई नाम याद है आपको? जी जी, मैं आपको बता दूं, बलराज साहनी जो थे, बहुत बड़े इंडिया के डायरेक्टर थे और एक्टर थे। मतलब वन ऑफ द मोस्ट रावलपिंडी लेजेंडरी से? एक्टर्स इन। जी बलराज जी साहनी का तलक रावलपिंडी से है, रावलपिंडी से गए थे जी। अच्छा। जी जी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमारी 90% जो है वो पाकिस्तान से ही आई हुई है। बिकॉज चाहे आप देवानंद को देख ले, चाहे सुनील दत्त को देख ले, चाहे आनंद बख्शी, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर्स, उनको देख ले आप। ये कपूर फैमिली वहीं से आई हुई है, शाहरुख खान इज फ्रॉम देयर। और आपके जो रोशन हैं, मतलब अब जितनी भी आप बॉलीवुड में जितने भी आप मेजर प्लेयर्स देखते हैं, ये सारे के सारे वहीं से आए हुए हैं। उसका एक बहुत बेसिक रीजन भी है, क्योंकि पार्टीशन के पहले जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो बेसिकली लाहौर बेस्ड थी। और जहाँ पे भी कोई इंडस्ट्री बेस्ड होती है वहां पे उसका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होता है उस रीजन में। वहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है, उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है उस इंडस्ट्री में। आप इंडिया में भी देख लें, इंडिया में से आप साउथ में चले जाएं तो साउथ में आपको स्पेस साइंटिस्ट और ये सारे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो बिकॉज इसरो, डीआरडीओ, ये जितनी भी मेजर स्पेस की एजेंसीज हमारी वो सारी वहीं पे बेस्ड है। तो वहां के लोगों का एक्सपोजर उसमें ज्यादा है। अच्छा, तो हमारी तो तो इंडस्ट्री। कमिंग बैक, बलराज साहनी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और जी, बहुत उनके सारे ऊपर लगी। किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो में बैन कर दिए गए, किशोर कुमार के गाने नहीं बज सकते थे। और अच्छा। उसके ऊपर बहुत, हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको किया गया। लिरिसिस्ट थे, उनको बैन किया गया। साहिर लुधियानवी को के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो इस तरह के इंडिया में बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे। तो सिविल लिबर्टीज जो थी ना वो बिल्कुल सस्पेंडेड थी। और लोगों को, और जो आप खुशवंत सिंह का नाम ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के 2 ही मेजर अखबार थे, द टाइम्स ऑफ इंडिया था और हिंदुस्तान टाइम्स था। तो और वो दोनों को दोनों दिल्ली बेस्ड थे। और जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो हर किसी को पता है कि हिंदुस्तान टाइम्स बेसिकली
जिस फैमिली जो फैमिली उसको ओन करती थी वो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब मानी जाती थी और आज भी बहुत करीब मानी जाती है कांग्रेस गांधी फैमिली के। तो वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली है जो ओन करती है न्यूज़पेपर, और वो नेहरू जी की ही रिक्वेस्ट पे वो बनाया गया था टू काउंटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो बेनेट एंड कोलमैन जो कंपनी थी वो ओन करती थी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। तो उसको काउंटर करने के लिए कि इंडिया का भी अपना खुद का एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर होना चाहिए, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स की बुनियाद उनकी रिक्वेस्ट पे रखी गई थी। तो इस वजह से जो बाद में, ठीक है, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया विनीत जैन की जो फैमिली है उन्होंने खरीद लिया, और आज की डेट में अगर आप देखोगे इंडिया में फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, बहुत पॉपुलर है, फेमिना की वो मैगजीन्स निकलती है मॉडलिंग की, ये सारी की सारी द टाइम्स ग्रुप की ही मतलब एक जो ओनरशिप की ये सारी कंपनीज हैं, आउटलेट्स हैं। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो उस समय जो लोग विरोध, ऐसा नहीं कि सहाफी विरोध नहीं कर रहे थे, सहाफी इस पूरे देश में विरोध कर रहे थे। सहाफी बिकेम, जो उसका विरोध करके जो जेल से निकला वही आगे चल के बड़ा सहाफी बना इंडिया में। ये खुशवंत सिंह या बाकी के लोग जो कि हुकूमत की तायद कर रहे थे, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, दे डिड नॉट बिकम बिग जर्नलिस्ट इन इंडिया। आज भी इंडिया में जो जर्नलिज्म का जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो यही माना जाता है कि आप जो उस समय जिन्होंने इमरजेंसी को अपोज किया, जिन सहाफियों ने, आज भी इंडिया में रिस्पेक्ट उनकी ही है, और एंड दे ऑल ऑफ देम जो जेल गए वो सारे बड़े सहाफी बने। अच्छा, तो 77 में आपकी इमरजेंसी जब लिफ्ट की गई तो बाय दैट टाइम पाकिस्तान में कू हो गया था, जनरल जयाउल हक आ गए थे। आपको पता है कि इंदिरा गांधी का और भुट्टो का आपस में एक डायलॉग भी हुआ था। भुट्टो गए थे हिंदुस्तान में, और वो जो हमारे प्रिजनर्स थे, वॉर प्रिजनर्स थे, उनको वापस लेके आए थे। तो उसका भी इफेक्ट हुआ था गांधी की अनपॉपुलैरिटी के ऊपर, इंदिरा गांधी साहिबा की अनपॉपुलैरिटी। देखिए, इंदिरा गांधी वो अपने एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो अनपॉपुलर थी। जैसे मैंने कहा कि वो इमरजेंसी के बाद 3 साल बाद ही वो हुकूमत गिर गई थी मोरारजी देसाई की, एंड देन इंदिरा गांधी केम बैक विद अ बिगर मेजॉरिटी, अ मच बिगर मेजॉरिटी, और चरण सिंह को उन्होंने हरा दिया था 1980 के इलेक्शन में, एंड बहुत बुरी तरीके से हराया था। चरण सिंह की पार्टी को 54 सीट्स मिली थी, टोटल 54 सीटें मिली थी। तो ये बहुत बड़ी डिफीट थी। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी आउट ऑफ कितनी सीटें थी टोटल एट दैट टाइम अराउंड? उस टाइम पे समवेयर अराउंड, जहां तक मेरा ख्याल है, कुछ 400 सीटें थी। अच्छा, 400 में से ओनली 54। हाँ, तो इंदिरा गांधी को जो है वो बहुत सारा सपोर्ट मिला। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तब एक टर्निंग पॉइंट आया था इंडिया में कि पहली बार कोई अक्टूबर 1984, यस, अक्टूबर 1984 में जब उनको असैसिनेट किया गया, तब वो एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज इंडिया में कभी कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह से असैसिनेट नहीं हुआ था। और आयरनी देखें कि और उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट दिल्ली राइट्स हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने सिखों को जो है दिल्ली में मारा। और एक लेकिन इससे पहले भी एक काम हुआ था ना, जो रीजन बना, मतलब अपेरेंट रीजन तो खैर किसी की भी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दिल्ली में इंदिरा गांधी साहिबा ने ऑर्डर किया कि अमृतसर में जो सिखों की जो बड़ी जगह है वहां पर ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि वो उस वक्त समझ रही थी कि शायद सिख सेपरेटिस्ट हैं, कोई इस तरह की बात थी। और दैट लेड टू द मर्डर ऑफ जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया वहां पे, व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड। और उनको जितने भी एडवाइजर्स थे उनके, चाहे वो इंटेलिजेंस के इदारे रहे हों, चाहे वो फौज के इदारे रहे हों, सबने मना किया कि आप ये ना करें। और उन्होंने कहा कि भिंडरावाले को आप अरेस्ट भी कर सकती हैं, भिंडरावाले को आप इतना मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम हेलीकॉप्टर से जा करके हम उसको भिंडरावाले को अरेस्ट करके ला सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है वो नई बात सुनी, और उनको जो है एक मैसेज देना था कि आई एम वेरी पावरफुल और आई कैन टेक ऑन टेररिस्ट, आई कैन डू सर्टेन थिंग्स, मैं हार्ड डिसीजंस, टफ डिसीजंस ले सकती हूँ। एक अपनी वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग करनी थी उनको, तो उस पॉलिटिकल पोजीशनिंग के चक्कर में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और हम आज, मतलब मैं तो एज एन इंडियन उस चीज को रिग्रेट करता हूँ
कि वो नहीं होना चाहिए था, वो उसको करने के 25 और तरीके थे वो काम करने के, दैट वाज नॉट द ओनली वे। आप किसी की इबादतगाह के ऊपर अगर आप टैंकों से और रॉकेटों से हमला करेंगे तो दैट इज नॉट डन। तो आप भिंडरावाले को डायलॉग के लिए बुला सकते थे, बुला करके अरेस्ट कर सकते थे। आई मीन देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, बट उसको ब्लडी बनाना था, टू पास ऑन अ मैसेज इन पंजाब की, मतलब ये जो अकालियों की पॉलिटिक्स है, जो पंथिक पॉलिटिक्स है अकाली दल की, हम उसको टेक ऑन कर सकते हैं। तो उसके चक्कर में इन्होंने क्या, फिर एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, तो वो एक जेनोसाइड, मैं कहता हूँ उसको, एक सिखों का एक जेनोसाइड किया गया दिल्ली में, और ये कांग्रेस के पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया। और ये जो कांग्रेस के पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया, उनका जो कहना था उस समय, जो नारा लगाते थे कि इन्होंने हमारी माँ मारी है, हम इनकी माँ मारेंगे। सो दिस वाज द स्लोगन दैट दे यूज्ड टू यूज। और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे जो बाद में मिनिस्टर बने कांग्रेस गवर्नमेंट्स में, वो लीड कर रहे थे इन राइटर्स को, इन दंगाइयों को लीड कर रहे थे, और रेप भी किए उन्होंने, लोगों को मारा भी। और उनको मैं आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है, वो उनके मुकदमे वापस चला रही है और उनको सजाएं दे रही है। सज्जन कुमार यूज्ड टू बी आउट ऑफ द जेल, उसको दोबारा जेल भेजा है इस हुकूमत ने, और 1984 के जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस देने के लिए अब एक पूरा का पूरा गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, वो पूरी तहरीक चला रही है। ही मस्ट बी वेरी ओल्ड। सज्जन कुमार तो बड़े बूढ़े होंगे अभी। हाँ, बूढ़े तो हो गए, बट द थिंग इज कि यार आप जस्टिस आपको देना पड़ेगा लोगों को। यू कांट, आपकी उम्र हो गई इसका मतलब ये तो नहीं है। अब अगर वो ओल्ड हो गए तो खान साहब क्या कोई जवान है? खान साहब भी 71 इयर्स के हैं, बट लॉ तो लॉ होता है ना। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू हैव टू फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी को एक सिंपैथी वेव मिली इंडिया में बहुत ज्यादा, बिकॉज इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई थी। तो राजीव गांधी वैलिडेटेड दोज राइट्स, राजीव गांधी वैलिडेटेड दोज रेप्स। ही सेड कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। दिस इज व्हाट ही सेड, कि अगर कोई इतना बड़ा शख्स अगर गिरेगा तो दो चार मतलब दंगे और राइट्स तो होंगे ही होंगे। तो बट राजीव गांधी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट, क्योंकि राजीव गांधी जो है, फिर उन्होंने भी इंदिरा गांधी के किए हुए और अपने किए हुए कुछ कामों की वजह से वो हुआ, बिकॉज फिर आपने एलटीटी को जो है सपोर्ट किया वहां पे श्रीलंका में। आपने सोचा कि हम एक प्रोजेक्ट चलाएंगे एलटीटी का टू कंट्रोल द श्रीलंकन स्टेट। तो वो हुआ विच गॉन रॉन्ग, बिकॉज उसमें फिर और प्लेयर्स आकर के इन्वॉल्व हो गए, अमेरिकन आके इन्वॉल्व हो गए, और फिर आपके लोग भी आके इन्वॉल्व हो गए श्रीलंका में। तो उसको रोल बैक करना हुआ, और आपको पता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोल बैक करना कितना मुश्किल होता है। यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज कि भाई जिन लोगों को बनाया था उनको फिर आप एक क्लास को आप आर्म्ड कर दोगे, रेडिकलाइज कर देंगे, आप उनको सब कुछ कर देंगे, लेकिन उनको फिर मतलब अनआर्म करना, फिर उनको डी रेडिकलाइज करना, फिर ये नहीं हो पाता फिर बाद में। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। आपको पता है, जहां पर आपके लोग हों वहां पर हमारे लोग होते हैं, और हमारे जहां पर लोग हों वहां पर आपके लोग होते हैं। तो ये तो खेल दोनों हम खेलते रहते हैं ना। ठीक है। तो वो देखे ना, आप उधर गए जब श्रीलंका में, तो जो श्रीलंका में आपने यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेने की कोशिश की, तो उसकी ज़ाहिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ना वो आपकी, तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान ने भी उसका वो जवाब दिया। लेकिन वेरी सैड, जो राजीव गांधी की मर्डर था, या इवन इंदिरा गांधी की जो मर्डर थी, अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ होती है, और 21 मई 1991 को सुसाइड अटैक होता है, खातून सुसाइड अटैक करती हैं राजीव गांधी के ऊपर। तो बोथ, यानी कि आप देखें ना, हमारे यहाँ जो बड़े लीडर जो मर्डर हुए या इस तरह हुए, वो तो हमारे ज़ियाउल हक थे, जो 17 अगस्त को 1988 को उनका प्लेन जो है वो क्रैश होता है, और वो एक वो मारे जाते हैं। इससे पहले एक और काम भी होता है कि 85 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, और वो जो इलेक्शन होते हैं वो पार्टी बेसिस के ऊपर नहीं होते। यानी कि ज़ियाउल हक साहब जो थे, उन्होंने कहा कि जी मैं पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ही न्यू कि इज नॉट दैट पॉपुलर, और पॉपुलर उस वक्त थी पीपल्स पार्टी थी, और उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी यहाँ पर वो थी MRD,
मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेनजीर भुट्टो साहबा जाहिर है वो बाहर थी, जीएम सैयद और बहुत सारे लीडर्स थे जो कि एमआरडी का हिस्सा थे। उन्होंने मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलाई और उन्होंने एक बड़ी गलती की कि जब ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं 85 में इलेक्शंस करवा रहा हूँ नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर, तो उन्होंने प्रोटेस्ट में आके उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन बायकॉट कर देते हैं। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर जिया वन बिकॉज ऑफ द मिस्टेक, बिकॉज ऑफ द ब्लंडर बाय द ऑपोजिशन। और फिर हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं आज, यानी कि आप नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं तो वो 85 में सामने आते हैं। हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले उनसे मिला हूं मैं, यूसुफ रजा गिलानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये मिनिस्टर थे उस वक्त मोहम्मद खान जुनेजो की जो कैबिनेट थी। तो मैंने गिलानी साहब को मैंने कहा जी आप ज़ियाउल हक साहब के मिनिस्टर थे, तो गिलानी साहब ने मुझे कहा नहीं मैं मोहम्मद खान जुनेजो का, मैं जुनेजो साहब का कैबिनेट मिनिस्टर था। तो अभी वो अपने आप को शाय अवे करते हैं कि हम नहीं। अच्छा, फिर चौधरी निसार अली खान हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर थे, बड़े स्ट्रॉन्ग। और भी बड़े नाम है जो कि 85 में हमारे सामने आए, जो आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। और फिर आपको पता है कि बेनजीर साहिबा आती हैं पाकिस्तान में, और बेनजीर साहिबा इलेक्शंस जीती हैं, और वो एक अलग इश्यू। तो इस दौरान में आपके उधर क्या हुआ? देखिए, इंडिया में फिर एक लेट 80s आते आते ये हो गया था कि इंडिया में जो सोशलिस्ट पार्टीज जो थी, जो जनता दल जिसकी कहानी मैंने आपको बताई पहले, उनका जो है उनके अलग अलग लीडरशिप खड़ी हुई इंडिया में, यंग लीडर्स हुए। इंडिया में 2 प्राइम मिनिस्टर्स फिर यहाँ पे बने हमारे यहाँ राजीव गांधी के बाद। एक वीपी सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और एक चंद्रशेखर बने। दोनों सोशलिस्ट लीडर थे, ग्राउंड से उठे हुए लीडर थे, नॉन कांग्रेस लीडर्स थे। और ये जो गैप आया, इसकी वजह से जो गांधी फैमिली थी, वो गांधी फैमिली में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। इंदिरा गांधी असैसिनेट हो गई, राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड, और फिर उसके बाद जो संजय गांधी थे, संजय गांधी हैड ऑलरेडी डाइड इन अ प्लेन क्रैश व्हाइल इंदिरा गांधी वाज स्टिल अलाइव। तो देयर वाज नोबडी टू टेक ओवर फ्रॉम द गांधी फैमिली या नेहरू फैमिली आप कह लीजिए। तो ये जो लीडर्स थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह और ये 2 प्राइम मिनिस्टर्स हमारे आए जो ग्राउंड से आए थे, रीजनल पॉलिटिक्स करके आए थे। और देन इट वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में भी, और एक तरीके से आप कह लीजिए कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी, बिकॉज पीवी नरसिम्हा राव ने 91-2 में आते हैं मेरे ख्याल में, राइट? जी 91 में आए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ने बेसिकली ये किया कि उन्होंने लिबरलाइज किया इंडिया की इकोनॉमी को, और उसके लिए उन्होंने जो काम ये सौंपा, उस समय जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ही वाज अ ब्यूरोक्रेट देन। अच्छा, नरसिम्हा राव उस मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, नरसिम्हा राव फाइनेंस सेक्रेटरी थे, यस। अच्छा। और वो उस समय जो मिनिस्टर थे वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप देखते होंगे उनको टेलीविजन जी, मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू किया हुआ, वो पाकिस्तान में आए थे मुशर्रफ साहब के दौरान, मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और उनकी मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव बने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव में वो इकोनॉमी खुली, फिर इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, और इंडिया में एक इकोनॉमिक पुश मिला, इंडिया को धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। और वहां एक्चुअली जो इंडिया की ग्रोथ थी वो उसके बाद ही आनी शुरू हुई। उससे पहले जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो कभी 1% के ऊपर कभी नहीं गई थी। तो उसको जो वेस्ट में कहते थे कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये इतनी कम है कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसके बाद हमारी जो कहानी शुरू हुई ना ग्रोथ रेट की और इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक एक्सचेंज की, ये सब उसके बाद की कहानियां है। और फिर उसके बाद नरसिम्हा राव के बाद उसी समय आपको याद होगा तो बाबरी का केस हुआ 92 में ना, 92 में नरसिम्हा राव के टाइम पे। और वहां पे फिर बाबरी को गिराया। फिर इंडिया में एक हिंदू रिसर्जेंस हम कहते हैं इसको, एक हिंदू रिसर्जेंस की पॉलिटिक्स शुरू हुई। उसको एक प्रॉपर एक कहते हैं ना, एक वो
कह लीजिए कुल बहुत बहुत तगड़ा पुश मिला, और बीजेपी जो है वो 2 लोगों की पार्टी से बढ़ करके एक नेशनल लेवल पे एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सामने बनी खड़ी हुई, और 96 में आकर के फिर अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। और हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उनके बाद ये अपना 1990 ये 1996 बनता है ना? जी जी हाँ 1996 बनता है। हाँ, और फिर उसके बाद एसडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल वाज फ्रॉम पाकिस्तान, ही वाज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। जी जी, जेलम, तो मेरे होम टाउन जेलम से हैं जी इंद्र कुमार गुजराल। हाँ, तो ये फिर उनके बाद फिर ये 2 लोग आए, और फिर उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी एक्चुअल में एक फॉर अ लॉन्गर टर्म प्राइम मिनिस्टर बने। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में जो 5 साल की हुकूमत चली, वो 2004 तक की ये कहानी थी। 2004 के बाद फिर 10 साल कांग्रेस ने रूल किया है, और 4 के से 14 तक वो थे, फिर 14 से अब तक जो है 24 तक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट चल रही है। और अगर मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर की, मोदी का ये 3rd टर्म आने वाला है। जैसे आपको पता है ना आपका कौन वजीर आजम बनेगा, वैसे हमको भी पता है हमारे यहाँ वजीर आजम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना, मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो सिंपल मेजॉरिटी आ गई नवाज शरीफ साहब के पास, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि पंजाब हमारी तो 272 सीट्स है ना नेशनल असेंबली की, तो उसमें 141 जो है वो पंजाब की हैं। तो अगर इसमें 110 या 10 प्लस माइनस आ जाती हैं सीट्स, तो नवाज शरीफ साहब विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और आपको दूसरी बड़ी खबर भी दे दूं कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो सबसे पहला काम नवाज शरीफ साहब आके करने जा रहे हैं ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं। और उनकी पहली कोशिश है कि वो मोदी साहब से फोन करेंगे, उनसे मामला तय करेंगे, और वो उनकी कोशिश होगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं वो खुल जाएं, जो ट्रेड है वो, दिस विल बी हिज फर्स्ट स्टेप। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। लेकिन अगर वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेते, यानी कि 90-80 सीट्स आती हैं, तो फिर देन लाइकली है कि वो कोई और प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, एनीबडी फ्रॉम हिज पार्टी। ये मेरी मालूमात है। तो खैर मैं वापस आता हूं। देखिए, आपकी आवाज कट गई थी भाई, एक बार मुझे दोबारा बताएं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती है तो क्या होगा? अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती है तो नवाज शरीफ साहब शायद प्राइम मिनिस्टर ना बने। तो फिर कौन बनेगा? हो सकता है अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी आए, बट ही विल बी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, वो तो देखे ना क्या होगा, वी डोंट नो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती और डिपेंडेंट हो जाते हैं आप पीपल्स पार्टी के या इंडिपेंडेंट्स के, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट्स के, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब विल ऑप्ट नॉट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, रादर ही विल ऑप्ट के उनका भाई या एनीबडी, मे बी बेटी, मे बी एनीबडी एल्स, वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये शोर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे और जरूर होंगे, और इसके ऊपर जो नवाज शरीफ साहब का फेथ है, ज़ाहिर है हिंदुस्तान पूरे को पता है। लेकिन अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू डू इज द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कि अगर नवाज शरीफ की अगर हुकूमत नहीं बनती है ना, तो इंडिया के साथ कोई भी पेशरफ्त होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में, इनकी ही नोज नवाज शरीफ, और जो इंडिया में जो सेटअप है वो भुट्टो को लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं है। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ बैठ के, कि नवाज शरीफ इज मच मोर एक्सेप्टेबल इन इंडिया एज कंपेयर टू एनी अदर प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं थे, बिकॉज उसका सिर्फ एक रीजन था कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज ही इस तरह की थी कि वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वो तो चाइना को और सऊदी अरेबिया को भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। सो इट्स नॉट जस्ट इंडिया जिसको प्रॉब्लम थी खान से।
और दूसरा ये कि नवाज शरीफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडियन जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पता है कि नवाज शरीफ हैज बीन वांटिंग पीस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और नवाज शरीफ का जो विजन है वो बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड है, वेलफेयर ओरिएंटेड है, बिकॉज वेलफेयर भी तो बिजनेस से ही आएगी। जी ठीक बात। और तो कोई रास्ता नहीं है वेलफेयर का। तो आई थिंक कि अगर नवाज शरीफ अगर नहीं बनते हैं तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट मच मेनी मोर प्रॉब्लम्स। और देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है अगर वो सॉल्व होनी भी है तो द ओनली वे इट इज गोइंग टू गेट सॉल्व जब इंडिया से ट्रेड होगा। अगर आप इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे और जो इंडिया के जो अपने मामलात है अगर आप वो ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की ग्रोथ का आई डोंट सी, बिकॉज ईरान के साथ ईरान आपके पास वो वॉल्यूम नहीं है और ईरान को आपकी ट्रेड के लिए जरूरत नहीं है। ऊपर आपके सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया अगर वो इतनी ग्रोथ दे सकता तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी बिन कासिम पोर्ट है, और आप वहां पे ग्वालियर में भी आपने पोर्ट बनाया ही है, बट वो आपको वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे पा रहा जो कि ये जो वॉल्यूम है 140 करोड़ पीपल का, 140 मिलियन पीपल का, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। 1.4 बिलियन की मार्केट अगर अमेरिका को चाहिए तो यू नो आई थिंक दैट इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। नहीं, आई होप कि शायद ऐसा ही हो एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं कमिंग बैक, मैं उसी तरतीब में आऊं ताकि हम 2024 तक आ जाएं। आपने स्टोरी सुनाई 90s तक आप गए और आप वाजपेयी साहब के प्राइम मिनिस्टरशिप तक गए हैं, ठीक है। मैं अब आपको 88 से 97 तक लेके जाता हूं, ठीक है। 17 अगस्त 88 को ज़ियाउल हक साहब का जो प्लेन है वो क्रैश करता है और फिर उसके बाद 14 नवंबर 1988 को 16 नवंबर 1988 को इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में। और वो जो इलेक्शंस हैं वो पीपल्स पार्टी जीत जाती है और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उस वक्त IJI थी जिसको हेड नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। ये जो गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की ये ज्यादा जो है वो लंबी नहीं रही और फिर इसको तोड़ दिया गया, घर भेज दी गई। और इसके बाद अगले जो इलेक्शन हुए वो 24 अक्टूबर 1990 को हुए, जिसमें उस वक्त की जो हुकूमत बनी वो नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए और नवाज शरीफ साहब के साथ बेनजीर साहिबा जो हैं वो अपोजिशन लीडर थी। तो ये मामला चला, लेकिन ये मामला भी लंबा नहीं चला। 93 में इनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो गई और 93 में ही अगर आप बात करें तो 6 अक्टूबर 1993 को जो दोबारा इलेक्शन होते हैं 6 नवंबर 1993 को, और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है बेनजीर भुट्टो साहिबा की। और ये बड़ी अहम मामला है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा आती हैं। अगेन बेनजीर साहिबा की जो गवर्नमेंट थी वो कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं थी, कमजोर थी। इनके ऊपर फिर बाद में करप्शन वगैरह के इल्जामात लगाए बेनजीर साहिबा के ऊपर और इनके अपने ही जो प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी साहब, उन्होंने इनको घर भेज दिया। फिर अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वाजपेयी साहब आपने प्राइम मिनिस्टर बनाए ना, मैं उधर लेके आ रहा हूं। 3 फरवरी 1997 को पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अगेन। और जब वो 2/3 मेजॉरिटी से बनते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके वाजपेयी साहब से राब्ता करते हैं। वाजपेयी साहब से राब्ते होते हैं, फिर वाजपेयी साहब को इनवाइट किया जाता है। फिर वो जो फेमस वीडियो है कि वाजपेयी साहब यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में लाहौर में जो मॉन्यूमेंट है पाकिस्तान की फ्रीडम का, वहां पर आते हैं और बड़ी एक हिस्टोरिक स्पीच करते हैं, हिस्टोरिक। लेकिन फिर बाद में कारगिल हो जाता है। जाहिर है कारगिल, लेकिन हम भी तो बड़े शरारती हैं ना, ठीक है ठीक है। तो कारगिल हो जाता है और कारगिल के बाद जाहिर है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 12 अक्टूबर 1999 को खत्म कर दी जाती है और मिलिट्री जो है मुशर्रफ साहब की सरबराही में वो आ जाती है, टेक ओवर कर लेती है। और फिर वो जो मिलिट्री टेक ओवर होता है, ये बताइए कि जब मिलिट्री टेक ओवर पाकिस्तान में हुआ तो उधर आपके यहाँ कैसा लिया गया? देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं तो इंडिया में फिर पाकिस्तान में अगर मिलिट्री टेक ओवर होता है तो इंडिया में एक्चुअली उस चीज से लोग परेशान नहीं होते हैं। दे आर मच मोर लाइक दे नो कि यार अब हम किससे बात करेंगे।
बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि यार हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सेटअप से हम बात तो कर लेते हैं, हम डील्स भी कर लेते हैं, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बना लेते हैं, लेकिन जो ताकत का सरचश्मा है आपके मुल्क में वो तो रावलपिंडी है। तो वो सपोर्ट, जैसे अगर आपने अभी खुद एग्जांपल दिया कि अगर वाजपेयी साहब वहां गए मीनारे पाकिस्तान पे और उन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट किया द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, तो चूरन बेचते थे आपके यहाँ पे कि भाई इंडियंस ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ही बेसिकली मतलब उसको इस पूरे आइडिया को उन्होंने दफन कर दिया था वहां पे मीनारे पाकिस्तान पे कि भाई हम एक्सेप्ट करते हैं तब तो हम मीनारे पाकिस्तान में खड़े होकर तो वो कर रहे हैं स्पीच। तो बट हुआ क्या कि फिर वो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर वो कारगिल कर दिया। फिर जब मुशर्रफ आए तो मुशर्रफ के साथ जो डील्स, जो अंडरस्टैंडिंग बनी मनमोहन सिंह की और गवर्नमेंट की, नहीं, सबसे पहले तो वाजपेयी साहब की बनी ना जी, वापस गए वाजपेयी साहब की सबसे पहले बनी, वाजपेयी साहब को हाथ मिलाया मुशर्रफ ने बनी, और फिर मनमोहन सिंह ने उसको सिर्फ, और मनमोहन सिंह ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उसको रोका नहीं, और मनमोहन सिंह ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया उस अंडरस्टैंडिंग को। बट इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली ये हुआ कि वो जो जब तक मुशर्रफ साहब थे तब तक वो चीज चल रही थी, एलओसी पे एक भी राउंड फायर नहीं हुआ कभी। वो जो सीज फायर मुशर्रफ ने शुरू किया था वो मुशर्रफ के लास्ट डे तक वो मेंटेन था। बट जैसे ही मुशर्रफ हटते हैं और कियानी साहब आर्मी चीफ बनते हैं, उनका अपना विजन है। तो आप इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में दोनों तरफ से ये कंफ्यूजन रहती है कि यार अगर हम सिविलियन को उससे बात कर ले तो जो फौजी है वो सबोटाज कर देंगे, और अगर हम किसी फौजी डिक्टेटर से कोई डील कर ले तो जैसे ही वो जाएगा जो नया आएगा उसकी अपनी डॉक्ट्रिन होती है भाई कि बाजवा डॉक्ट्रिन है, तो एक हाफिज डॉक्ट्रिन है, तो ये आपके जो डॉक्ट्रिन्स आती हैं वो नए वाले की क्या डॉक्ट्रिन होगी। तो जो तसलसल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो सेटअप होता है ना, हम इलेक्शंस की आज बात कर रहे हैं, इलेक्शन इसलिए ही जरूरी है क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग होते हैं उनकी कमिटमेंट्स की वैल्यू होती है अगर वो तसलसल चलता रहे, अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप रहे, या तो फिर आपके यहाँ बादशाहती हो जाए या खिलाफत ही कायम हो जाए कि हमें पता है यार ये खलीफा है, इसने रहना है अगले 20 साल 25 साल 30 साल, तो हम इससे कोई डील कर लें, हम इससे कोई बात कर लें। लेकिन 3 साल या 6 साल के बाद आपके आर्मी चीफ चेंज हो जाता है और हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर तो आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से टीवी चैनल से जरा जल्दी तेज होते हैं क्योंकि कोई भी तो आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करता नहीं है। तो इंडिया में इस चीज को लेकर के रिजर्वेशन होती है क्योंकि इंडिया में एक टायर्डनेस, एक फटीग है कि हम कितनी डील्स करें, हम कितने मुआहदे करें, जब वो हर 5 साल या 6 साल के बाद वो मतलब कचरे में ही जाते हैं वो, बिकॉज जो नया बंदा आता है वो उसको मानता ही नहीं। तो एक टायर्डनेस, एक फटीग है यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बात बता दूं, 2002 में 10 अक्टूबर 2002 को इलेक्शंस हुए थे, मुशर्रफ साहब ने करवाए थे। एंड मुशर्रफ जो है वो मुशर्रफ एग्जैक्टली उसी रास्ते पे चल पड़े थे जो नवाज शरीफ का रास्ता था। और ये हुआ है कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग आए हैं सक्सेसिव, मुशर्रफ साहब, कियानी साहब डिफरेंट थे, राहिल शरीफ डिफरेंट थे, लेकिन कियानी और राहिल शरीफ के बाद जनरल बाजवा आए। बाजवा वांटेड पीस विद इंडिया, और आपको पता है कि बाजवा साहब ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, तो वो तो बीच में रास्ते में इमरान खान साहब आ गए। तो खैर 2002 और फिर 2008 में आ जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ फरवरी 2008 में, और उससे पहले 2007 में 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो साहिबा आपको पता है टेररिज्म के वाक़े में शहीद होती हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। और बैड लक टू पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कि जो ही वो पावर में आते हैं तो 6-7 माह बाद मुंबई अटैक हो जाता है, और फिर एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन जो है वो बन जाती है, एंड दैट कंटिन्यूड। फिर मुशर्रफ, नवाज शरीफ साहब दोबारा आते हैं 2013 के इलेक्शंस में। 25 मई को, 25 जुलाई था, 25 जुलाई को मेरा 2013 का जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान का, तो वो नवाज शरीफ साहब आए। और फिर नवाज शरीफ साहब जब आए अनफॉर्चुनेटली, तो नवाज शरीफ साहब की एक डायलेमा हुआ कि नवाज शरीफ साहब 11 मई 2013, 11 मई को इलेक्शन हुआ था, 11 मई को, तो वो शुरू में ही आके उनके ऊपर अटैक होने लग पड़े, विद इन दी एस्टैब्लिशमेंट अटैक हुए, इमरान खान साहब मिले हुए थे, और वो सस्टेन नहीं कर पाए। 2014 ऑनवर्ड, 13 में वो पावर में आते हैं, 14 में उनके खिलाफ इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट लग जाती है, एंड
वो एक जिसे कहते हैं ना जख्मी शेर, किलिंग विद 100 कट्स, तो नवाज शरीफ, एक जख्मी नवाज शरीफ ही वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट वो कंटिन्यू करती है। और आपको पता है 2017 में वो घर चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको घर भेज देती है, और फिर 2018 में इलेक्शंस होते हैं। 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को होते हैं, और इमरान खान साहब आ जाते हैं। इमरान खान साहब का पूरा दौर आपको पता है, वाजपेयी साहब का पूरा दौर हमें पता है कि वाजपेयी साहब जो है उनकी कंसिस्टेंट एक ओपिनियन थी पाकिस्तान के बारे में, बड़े सख्त भी रहे वाजपेयी साहब। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से किससे बात करना, ये वाजपेयी साहब यही कहते थे। इमरान खान साहब के दौर में दोनों के दरमियान चीजें तय हो गई थी, लेकिन वो बावजूद इस दफा मसला जो है वो जनरल बाजवा या फौज नहीं थी, इस दफा मसला था इमरान खान साहब थे मसला। और आप देखिए जनरल बाजवा के दौर में, और मैं बेटर बात कर रहा हूँ और बड़ी तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ कि हम जनरल बाजवा का दौर कह रहे हैं या जनरल कियानी का दौर कह रहे हैं, हम किसी इलेक्टेड बात कर रहे हैं। और यही वो प्रॉब्लम है जो इंडिया और पाकिस्तान में है कि आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दौर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इरा कहते हैं ना, फिर आप कहते हैं जी वाजपेयी साहब का या मनमोहन सिंह का इरा, और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जी जनरल बाजवा का दौर प्रॉब्लम। तो आप हमारे यहाँ पे में आप हमारे यहाँ पूछ लेंगे किसी को कि वाजपेयी साहब के टाइम पे इंडिया में आर्मी चीफ कौन था, तो नहीं बता पाएंगे। इवन मैं कहता हूँ आज की डेट में आप किसी से पूछ ले कि इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, तो लोग बिना गूगल के नहीं बता सकते। मतलब 99% लोगों को नहीं पता होगा, आई एम श्योर। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से ये फिगर यूज कर रहा हूँ, 99% का। 99% लोगों को नहीं पता होगा। अभी करंट सर्विंग आर्मी चीफ का नाम क्या, 99% लोगों को नहीं पता इंडिया में, बिना गूगल के नहीं बता सकते। अच्छा, अब मुझे रैप अप करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी जो जमहूरियत है वो मजबूत हुई, उसकी वजह इलेक्शंस थे, उसकी वजह पॉलिटिकल पार्टीज थी, या उसकी वजह ये थी कि फौज कमजोर है? देखिए, फौज तभी कमजोर होती है जब जमहूरियत मजबूत होती है। और फौज जो है, फौज का जो हमारी फौज कमजोर इसलिए नहीं है कि भाई हमारी फौज को जिस काम में तगड़ा होना चाहिए वहां तो तगड़े हैं वो, और फौजों को अपने काम में तगड़ा होना चाहिए, ये ठीक बात। हाँ, और ये उनका काम नहीं है, ये उनका काम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, 1971 वॉर के बाद इंडिया में लोगों में, आवाम में ये डिमांड उठ रही थी कि सैम मानेकशॉ जो है वो टेक ओवर करे गवर्नमेंट। और यहाँ पे कैनॉट प्लेस में दिल्ली में जहां पे आप आए थे, उसी कैनॉट प्लेस में जितनी भी दुकानें थी, अगर सैम मानेकशॉ अगर वहां कहीं से गुजर जाते थे या कहीं बेकरी में केक लेने चले गए या कहीं कुछ खाने चले गए, तो वहां पे लोग जब उनको भीड़ लगा के खड़े होते थे तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल करते थे कि जनरल व्हेन आर यू टेकिंग ओवर। और ये जो खबरें थी इसने इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा अनईजी कर दिया था, बिकॉज इंदिरा गांधी के पास ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोग जो है, आवाम जो है, वो डिमांड कर रही है कि सैम मानेकशॉ, बिकॉज ही बिकेम अ हीरो। जब पाकिस्तान, देखिए आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए, पाकिस्तान को तोड़ने वाला जनरल 2 हिस्सों में, तो उसकी पॉपुलैरिटी क्या, किस स्काई, कौन से 7वें आसमान पे होगी। तो इंदिरा गांधी ने कॉल किया सैम मानेकशॉ को, और उन्होंने कहा कि सैम, आर यू प्लानिंग टू टेक ओवर? तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि who told you this? I am getting reports that the people are asking you to take over. तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि आप मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मैं आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। मानेकशॉ ने जवाब दिया, शुरू वाकया है, मानेकशॉ ने कहा। हाँ, और उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे काम में मुदाखलत ना करें, मैं आपके काम में मुदाखलत नहीं करूंगा। तो ये टर्निंग पॉइंट था। अगर वहां पे अगर सैम मानेकशॉ टेक ओवर कर लेते तो कहानी कुछ और थी। तो इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने कभी इस रास्ते पे जाने की कोशिश भी नहीं की। मतलब सैम मानेकशॉ या जनरल करियप्पा, इनके इतने बड़े जनरल्स इंडिया में तारीख में फिर नहीं हुए, और इंडिया में बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े काबिल जनरल्स हुए हैं, जिन्होंने जंगें लड़ी है, जीती हैं, जितवाई हैं, गोलियां खाई हैं, एंड दे आर वेरी दे आर वेरी पॉपुलर आल्सो। बट जनरल करियप्पा और सैम मानेकशॉ जैसे जनरल से, जनरल थिमैय्या फॉर दैट मैटर, और इसका रीजन मैं सबसे बड़ा मानता हूं कि जब नेहरू साहब ने जब ये कहा
कि इंडियन, जैसा आपके यहाँ पाकिस्तान आर्मी का चीफ जो है एक ब्रिटिशर को बनाया गया, तो इंडिया में भी ये डिमांड उठी, और ये डिमांड इंडिया में नेहरू साहब ने उठाई कि हम जो है कि हमारे जो इंडियन ऑफिसर्स हैं, ये इनको एक्सपीरियंस नहीं है जनरलशिप का, बिकॉज वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जनरल बन ही नहीं सकते थे। तो उनको जब कहा गया कि जनरल जो है एक ब्रिटिश सोल्जर को बनाया जाए, तो इंडिया के लोगों ने, इंडिया के पॉलिटिकल क्लास ने, और इंडिया के जो सर्विंग ऑफिसर्स थे आर्मी के, इंक्लूडिंग द एडीसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही अपोज्ड टू इट। ही सेड कि व्हाई नॉट, कहते हैं कि एवरी इंडियन सोल्जर, एवरी इंडियन ऑफिसर इज केपेबल इनफ टू बी द जनरल। तो इंडियन आर्मी का फिर उन्होंने जनरल जो है वो इंडियन बनाए, तो वो एक सिस्टम चला इंडिया में शुरुआत से। मेरे ख्याल से आपके आईएसआई का तो चीफ मेरे ख्याल से 1960 तक एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और आर्मी के भी स्टार्टिंग के बहुत समय तक आर्मी चीफ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं शुरू में दो, जनरल अकनालिक और एक और थे जनरल, वो दे, फिर बाद में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ही आए हैं, जनरल अयूब खान आईएसआई के ऑनवर्ड। तो लगभग 1960 तक थे। तो मैं ये चीज कहता हूं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी, उस समय अगर सैम मानेक शॉ ने अगर डिसीजन नहीं लिया होता, तो उल्टा डिसीजन ले लिया होता, तो फिर आज हमारी भी कहानी कुछ और ही होती। बट वहां से जो है एक कोड जो है वो इंश्राइन हो गया फौज में, और सैम मानेक शॉ के बाद उनसे बड़ा जनरल कोई हुआ नहीं फौज में। तो अगर उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, तो फिर किसी जनरल की तो वो पॉपुलैरिटी नहीं है कि वो सोच भी सके इस बारे में। और वो इंडियन आर्मी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इथॉस है, फिर उसी तरह से डेवलप भी हुआ कि हम जमहूरियत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी तो बहुत जगह स्टैंड ले लेती है। इंडियन आर्मी को जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया था, रेड कॉरिडोर, जो नक्सल हमारा जब पुराना प्रोग्राम हुआ था, तो रेड कॉरिडोर में गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने उनसे कहा कि आप जाए और रेड कॉरिडोर में ऑपरेट करें और नक्सलाइट के खिलाफ ऑपरेशन करें। तो इंडियन आर्मी ने मना कर दिया था। इंडियन आर्मी ने कहा कि जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे लोग हैं, और हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। तो ये उन्होंने स्टैंड भी लिया था। तो अच्छा, मैं ना करिए इंडियन एयरफोर्स से मैं आपको बता दूं, जो सीआरपीएफ, जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे आप जो है रेंजर्स है, तो सीआरपीएफ ने कई बार इंडियन एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं ऑपरेशन के लिए रेड कॉरिडोर में, कि आप हमें अटैक हेलीकॉप्टर दें ताकि हम उन जंगलों में, उन टफ टेरेन्स में इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सके। इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स ने आज तक हेलीकॉप्टर भी नहीं दिया, बोला कि नहीं, दे आर आवर पीपल, वी कांट गिव यू आवर वेपन्स टू फायर ऑन देम। आप अपना ऑपरेशन करें, आपको जो करना है करें। फौज जो है, फौज का काम ये काम करने नहीं है। फौज बॉर्डर एरिया को मैनेज करने के लिए है, बॉर्डर पे कहीं कोई प्रॉब्लम है वो मैनेज करने के लिए है। और आप मतलब देश के बीचों बीच जाकर के हम सिविलियंस में हम नहीं फायर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक फौज ने अपनी खुद की रेड लाइंस ड्रॉ की हुई है। और क्योंकि जमहूरियत इतनी स्ट्रांग थी, तसलसल के साथ लोग आते रहे, डेमोक्रेटिकली जाते रहे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी आती रही, सक्सेसफुल भी हुई, फेल भी हुई। लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी का उरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है। इंडिया में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे जो कभी प्राइम मिनिस्टर थे और फिर बाद में कभी उनको 2 सीटें नहीं मिली इंडिया में। जैसे चाहे वो आप देख लीजिए, चरण इनको देख लीजिए, आप वीपी सिंह को देख लीजिए, चाहे आप चंद्रशेखर को देख लीजिए। ये वो पॉलिटी जो प्राइम मिनिस्टर भी बने, बट जब वो कुर्सी से हटे तो कभी कोई उनको एक गिलास पानी भी पूछने नहीं गया। तो जमहूरियत तो इसका हुस्न यही है ना कि लोग आपको चाहे, नंबर गेम आपके साथ है तो आप किंग हो, नंबर्स आपके साथ नहीं है तो आप रोते रहो। आपके यहाँ खान साहब रो रहे हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, लेकिन उनके पास क्या नंबर्स है। जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई तो उन्होंने गद्दारी के फतवे देने शुरू कर दिए। तो ये नहीं चलता है। आई थिंक कि इंडिया में जमहूरियत की जो स्ट्रेंथ है वो लोगों से आती है। आई होप कि हमारे यहाँ भी आएगी। मैं जो समझ पाया हूँ आपकी बात वैभव, और इस पे हम इसको खत्म भी करते हैं, और मैं चाहूंगा आप भी आखिरी कोई कुछ कहें। मैं ये समझ पाया हूँ कि इंडिया इज रेडी टू वर्क विद PMLN एंड नवाज शरीफ. India is ready to work with the combination of Nawaz Sharif and General Asim Munir and the Pakistan Army, right? What I understand is, but if Nawaz Sharif is not there, reluctance hogi. This is what I understand.
और आप ये समझते हैं कि मोदी नवाज साहब शरीफ अगर नहीं होंगे तो आई डोंट सी एनी प्रोग्रेस एट ऑल। अच्छा, मुकम्मल तौर पे आप समझते हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ सपोर्ट करते हैं और पीछे बैठ के सिस्टम को रन करते हैं तो तब भी आप नहीं सोचते कि कुछ होगा? फिर देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखो वो प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, बट इफ ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, अगर इफ ही इज द वन हु इज टेकिंग द डिसीजंस, इफ ही इज टेकिंग द कॉल, तो आई थिंक कि इंडिया के साथ कोई पेशरफ्त हो सकती है। अदरवाइज कोई और पॉलिटिकल लीडर तो नहीं है। और बिलावल भुट्टो ने तो मतलब जो कोर कसर खान साहब ने छोड़ी थी वो बिलावल ने पूरी कर दी। द काइंड ऑफ, बिकॉज जो लैंग्वेज इमरान खान यूज करते थे वही लैंग्वेज बिलावल ने भी यूज की, तो बिलावल के ऊपर तो एक रेड क्रॉस लग ही चुका है ना कि तो आई डोंट थिंक कि, और अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होंगे, तो फिर वो जरदारीज ही बच जाते हैं ना। और जरदारीज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी हुकूमत का, वो कोई उतना ब्राइट नहीं है विद रिगार्ड्स टू इंडिया। और क्योंकि आप बॉम्बे का हमला भी देख लें, उनकी हुकूमत में ही हुआ था, और टेररिज्म भी इंडिया में अपने उरूज पे थी उस वक्त। तो जरदारी को लेकर के लोग हमारे यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। एंड नवाज शरीफ के का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने उसका प्राइस भी पे किया है, फौज को नाराज करने का उन्होंने प्राइस भी पे किया है। नो डाउट नवाज शरीफ ने बड़ी प्राइस पे की है। तो चलिए वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका, मैनी थैंक्स, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपने टाइम निकाला और बहुत टाइम दिया। तो राब्ता आपसे रहेगा और कोशिश करेंगे कि हम वीकली इस तरह जाने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो मैनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।